Hello my dear friends and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel आनंद लॉ एकेडमी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर के, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपको बुनियादी चीज़ों से हम रूबरू करवाएंगे। ये वीडियो खासकर आपके जेआरएफ में और पीसीएसजे के पेपर में तो आएगा ही आएगा। अगर कहीं किसी अन्य लीगल सर्विसेज के पेपर में आता भी है तो वहाँ भी ये आएगा। नेट एपीओ में तो नहीं आता है उस तरीके से, बट हाँ, अगर किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में या फिर आप मान लीजिए कोई पार्लियामेंट्री कमेटी के एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये आपको एक बेहतर समाधान यहाँ पर हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इमरजेंसी। आपको पता है कि मुख्यतः 3 तरीकों से दी गई है आपके आर्टिकल 352, 356 और लास्टली द फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। पॉलिटी का पार्ट है, ये आपको पता होगा। यहां से एक चीज समझिए कि जो 352 आर्टिकल है वो क्या कहता है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो कौन इंपोज करता है? प्रेसिडेंट इंपोज करता है। तो अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि दैट देयर इज अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, या तो पूरे इंडिया में कहीं पर है या फिर किसी पार्ट या किसी टेरिटरी में ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो किन तरीके से हो, वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट है आपका वो क्या कर सकता है, चाहे तो पूरे भारत में या फिर विश्व के कह रहे हैं भारत के किसी भी पार्ट पर क्या कर सकता है, आपको प्रोक्लेमिनेशन उद्घोषणा कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द लिखा गया है आर्म्ड रिबेलियन। ये जो आर्म्ड रिबेलियन है, पहले ये शब्द आर्म्ड रिबेलियन नहीं हुआ करता था। पहले ये शब्द आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से ये लिखा गया था, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा इस इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाया गया और इसकी जगह पर आर्म्ड रिबेलियन शब्द को लाया गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से मिसयूज हो सकता था और हो भी रहा था एट दैट टाइम। तो कब से आया? 44th अमेंडमेंट 1978। इफेक्टिव कब से हुआ? 79 से। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वापस हम अपने सेक्शन आर्टिकल पर। देखिए, इसमें एक चीज़ और जानिए कि जो आपका एक्सप्लेनेशन लिखता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बिफोर द एक्चुअल अकरेंस, ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर अगर वार या फिर क्या हो जाए, एग्रेशन आ जाए या रिबेलियन हो ही रहा हो तभी हम कराएंगे, ऐसा कहीं नहीं। एक्चुअल अकुरेंस का होना एक अलग चीज़ है, और अगर ऐसी कोई संभावना है कि होने वाला है तब भी जो प्रेसिडेंट है अगर सेटिस्फाइड है तो वो कर सकता है वहां पर प्रोक्लेमिंग। ठीक है, एक बात और देखिएगा, आर्टिकल सब आर्टिकल 2 में क्या लिखता है कि जो प्रोक्लेमिनेशन है अगर उसमें कोई वेरिएशन करना है या फिर उसको रिवोक करना है तो वो कैसे होगा। वेरिएशन का मतलब कोई टर्म एंड सर्कमस्टांसेस चेंज करने हैं कि हाँ इमरजेंसी इतने में नहीं, यहाँ भी होगा, या इस पार्ट से हटा रहे हैं इतने में रखा जाएगा, तो ये आप एक सब्सिक्वेंट हर बार आपको एक प्रोक्लेमिनेशन करना पड़ेगा, उद्घोषणा करनी पड़ेगी। पुराने वाले को हटाना तब भी, कोई इसमें नई चीज़ ऐड करनी है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोक्लेमिनेशन जारी करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमिनेशन। अब भाई प्रेसिडेंट को कैसे ही सेटिस्फाइड होगा, उसको सपना तो आएगा नहीं, रात में सो रहा है कि हाँ सपना आ गया कि चलो लागू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो है आपके काउंसिल, जो कि यूनियन कैबिनेट काउंसिल होती है, उसकी राय पर कह लीजिए, यहाँ पे लिखा है ना, द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट as the council consisting the prime minister and the other ministers of the cabinet rank। कैबिनेट रैंक का मतलब ये है कि जिनके पास कोई एक पोर्टफोलियो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉपरली कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। तो उनकी सजेशन पर जो प्रेसिडेंट है, और ये जो सजेशन होगा या ये जो आप बात कन्वे करेंगे प्रेसिडेंट को, ये राइटिंग में करेंगे। ये नहीं कि टेलीफोन उठाया और जैसे कि जो पहली इमरजेंसी लगी थी उसमें ऐसे ही फ़ोन करके कह दिया गया था रातों रात, तो इस प्रकार की प्रोविजंस नहीं है। आप राइटिंग में प्रेसिडेंट को देंगे कि हाँ भाई देखिए यहाँ पर हम लोग चाहते हैं, बीइंग अ कैबिनेट आपको ये डिसीजन कन्वे कर रहे हैं कि आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। बीच वाला पॉइंट ये कह रहा है कि भाई उसको
सेल्फ कर लीजिएगा। वैसे तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ और जिस टाइम हुआ उस टाइम जो आपका लोअर हाउस है या लोकसभा है वो भंग है या डिसॉल्व की गई है, और क्या कहते हैं जो उसके अप्रूविंग का प्रोसेस है उसको अप्रूव आपके राज्यसभा ने कर रखा है, तो जब कभी भी लोकसभा का गठन होगा या लोकसभा अपने सेशन में आएगी तो विद इन 30 डेज अगर वो इस बात को अप्रूवल नहीं देती है तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी सीज हो जाएगी। बीच वाला पॉइंट सिर्फ इतना कहता है, प्रोविजो जो लिखा है। अब सब आर्टिकल नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या लिखता है। ए प्रोक्लेमेशन सो अप्रूव्ड अनलेस रिवोक्ड सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ द 6 months। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं दिया गया आपने या फिर रिवोक जैसी चीज नहीं हुई कि हाँ भाई रिवोक कर लिया जाए, तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिक, समझ रहे हैं, अपने आप ही जो इमरजेंसी वो खत्म हो जाएगी। और अगर आपको फिर से कोई प्रोक्लेमेशन करना है इमरजेंसी का तो आप फिर से आप अपनी बात रखेंगे। प्रोविजो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ सो ऑफ्टन रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन इन फोर्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन इज पास बाय द बोथ द हाउसेस, बोथ हाउसेस ने कर दिया, अनलेस रिवोक्ड, अगर रिवोक नहीं किया गया है तो अगले 6 महीने के लिए ही सिर्फ वो फर्दर बढ़ेगी। तो इमरजेंसी हर बार 6 महीने के लिए बढ़ रही है। आप यहाँ पर ये एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा आपको अगेन एक्सटेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको रेजोल्यूशन ला करके पास करना पड़ेगा, अप्रूवल कराना पड़ रहा है। ये इतना बात समझ में आया। अब पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सब आर्टिकल 4 and 5 ये क्लॉजेज जिसे आप कहते हैं 4 and 5, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली अ मेजॉरिटी। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो नॉट लेस देन 2/3 वाली मेजॉरिटी कही गई है, वो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए जो आपके यहाँ मेजॉरिटी का सिस्टम है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। कहीं कहीं सिंपल मेजॉरिटी है, कहीं स्पेशल मेजॉरिटी है, कहीं जो लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उसके आधार पर मेजॉरिटी है, कहीं पर रेक्टिफिकेशन बाय द हाफ एंड +1 ऑफ द स्टेट्स को लेकर के मेजॉरिटी की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 समझते हैं। क्लॉज नंबर 7, प्रेसिडेंट शैल रिवोक अ प्रोक्लेमेशन, जो उसने सब क्लॉज 1 के तहत आपको प्रोक्लेम किया इमरजेंसी, उसको चाहे तो रिवोक कर सकता है या प्रोक्लेमेशन में कोई वेरिएशन ला सकता है। अगर लोअर हाउस जो आपका हाउस ऑफ पीपुल समझा जाता है उसमें कोई रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग या डिसकंटिन्यूशन को लेकर के आया है तो कायदे से जो फॉरगोइंग क्लॉज है, आप जो क्लॉज नंबर 1 के तहत क्या कर रहे हैं, आप अपने इमरजेंसी प्रोविजंस को लागू कर रहे हैं, उसमें रिवोकेशन किसके द्वारा हो सकता है, हाउस ऑफ पीपुल के द्वारा हो सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी डिसअप्रूविंग आपको करनी होती है तो आपको 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा होता है जो लो हाउस ऑफ द पीपुल्स, उसके मेंबर्स के द्वारा ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना रहता है। और ये नोटिस किसको दिया जाता है, अगर सेशन में है सत्र, संसद है, तब ये जाता है स्पीकर को। अगर स्पीकर नहीं है, सेशन नहीं चल रहा है, तो फिर आप प्रेसिडेंट को देंगे। फिर वो क्या करेगा, एक स्पेशल सिटिंग बुलाएगा बोथ द हाउसेस को लेकर के 14 दिन के अंदर, ठीक है। और वहां पर क्या किया जाएगा, ये जो आपने नोटिस जारी किया था 10 लोग कम से कम 1/10 मेंबर्स के द्वारा, इस पर विचार विमर्श करके कि क्या आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस पर विचार विमर्श करते हैं। एक बात और समझिएगा, 353 बात करता है इफेक्ट ऑफ किसका, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो यूनियन में आ जाती हैं, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री ऑल इन ऑल यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे ऑल इन ऑल हो जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 354 में। यूजीसी नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज इन ऑपरेशन। तो ये आप सिर्फ इसका आर्टिकल ध्यान रखिएगा, किस आर्टिकल में ये बात कही जाती है कि जब इमरजेंसी लागू होगी तो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस आर्टिकल में दे रखा है, 354 में दे रखा है। वेरी सिंपल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे किसी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9452220757 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। कई सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स का एक सेशन चल रहा है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये देखिए, द प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डायरेक्ट ऑल और एनी प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 268 to 279 रेवेन्यू फाइनेंशियल लेकर के बातें हैं। सच पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग टू द वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा
में ना जा करके वो फाइनेंशियल ईयर्स को कंट्रोल कर सकता है। सीज टू ऑपरेट, यहाँ पर बात आपको दे, कोई मॉडिफिकेशन करना है अगर प्रेसिडेंट को, क्योंकि वही जारी किया उद्घोषणा, तो कोई मॉडिफिकेशन करना है तो भी वो कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं 356 को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिसे आप प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है। इसमें क्या क्या है, तो देखिए, जब कभी भी गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट सेंटर को एक रिपोर्ट सेंड करता है कि सर देखिए यहाँ पर जो मशीनरी है, जो सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार रन नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, वहाँ पे वो क्या करता है, अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, या तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शन छीन लेगा, या तो कोई एक फंक्शन पर्टिकुलर अगर उसको लगता है प्रेसिडेंट को, तो उसको अपने पास रख सकता है। ये बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है, उसको भी अपने अंडर में, अर्थात पार्लियामेंट के अंडर में कर सकता है, बी पॉइंट में लिखा गया है। और इसी में आप एक प्रोविजो लिखा गया है, नथिंग इन दिस क्लॉज शैल ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू अज्यूम हिमसेल्फ एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन एक्सर्साइजेबल बाय द हाई कोर्ट, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनके अंडर में हाई कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट की पावर ये ऑथराइज नहीं बन जाता प्रेसिडेंट की वो एक्सरसाइज करे, हाई कोर्ट्स की पावर हाई कोर्ट के अंडर में ही रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी प्रोविजन को जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है उसको ये नहीं छेड़ सकता है। एनी सच प्रोक्लेमिनेशन में बी रिवोक्ड और वेरिड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमिनेशन, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन, वेरिएशन करना है या रिवोकेशन करना है तो आप क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट एक और उद्घोषणा जारी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये वही वाली बात, इसको आप अपने आप से अनुसार पढ़ सकते हैं कि भाई अगर सत्र जो है उसमें नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, सेशन में नहीं है, तब क्या क्या होगा, विद इन द 30 डेज आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग आपको इस बारे में निर्णय लेना पड़ेगा, या अगर आप भंग किए गए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन लोकसभा बनेगी, नए सरकार बनेगी, उसके 30 दिन के अंदर आपको अगर स्टेट मशीनरी पे डिसीजन लेना है तो आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट ऑपरेट टू बस सीज। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोक्लेमिनेशन पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। ठीक है, और जो गवर्नर ऊपर हमने कहा गवर्नर और राज प्रमुख लिखा रहता था, ये 7th अमेंडमेंट से हटाया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा 1956 में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टेट में जो स्टेट मशीनरी फेल होकर के वहाँ पे आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहे हैं, वो 3 साल से ज़्यादा किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एक सी मैक्सिमम लिमिट है वो क्या दे रखी है, 3 इयर्स दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब 357 की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर अंडर द प्रोक्लेमिनेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356, तो यहाँ पर जो कोई भी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास था वो किस में निहित हो जाएगी, जाकर के पार्लियामेंट में निहित हो जाती है। सिंपल सी, यही साधारण सी बात आपको समझनी है। सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, 2 आर्टिकल हैं 20 और 21, उनको छोड़ करके आप सारे आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 की बात 358 में है, और सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 की इमरजेंसीज के दौरान आप नहीं इन्फोर्स करा सकते हैं, ये बात 359 में बताई गई है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्फोर्समेंट मतलब आपके कोर्ट जाने के राइट को ख़त्म किया जा रहा है यार, जस्टिसेबल ना फंडामेंटल राइट्स कि भाई आप कोर्ट जा सकते हैं अगर वायलेशन हुआ है तो यहाँ पे आपके वो राइट खत्म किया जा रहा है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। बार बार फेवरेट क्वेश्चन है, जुडिशरी हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ हो, तो ये पूछता है कि कौन से ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान भी नहीं सस्पेंड होते हैं। दे आर आर्टिकल 21 एंड 20। ये कहाँ पर लिखा गया है, 359 में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 360 की, प्रोविजंस टू द रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगर स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को लेकर के अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि ऐसा कोई थ्रेट है, डर है, तो वो क्या कर सकता है, एक डिक्लेरेशन करा सकता है कि भाई यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। फिर वही बातें, अगर आपको कोई वेरी करना है, कोई रिवोक करना है तो सब्सिक्वेंट करना पड़ेगा। और ये जो है आपने इमरजेंसी जो प्रोक्लेम किया है, ये
जो ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैं, लोअर एंड अपर, इसके सामने लेड बिफोर की जाएगी। और अगर 2 महीने के अंदर इस पर कोई निर्णय नहीं होता है, अप्रूवल नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसीज के दौरान आपकी रिडक्शन ऑफ सैलरीज किसी भी क्लास ऑफ पर्सन जो कि स्टेट अफेयर से रिलेटेड हैं उनकी काटी जा सकती है। कोई मनी बिल वगैरह जो हैं रिजर्व कर लिए जाएंगे, अगर आया भी है संसद में तो वो बिना प्रेसिडेंट की सहमति के अब उस पर पास नहीं होने वाला है। इवन जो सैलरी एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं यूनियन जजेस को या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को जिन्हें आप कहते हैं, उनकी भी कटौती यहाँ पर की जा सकती है अंडर आर्टिकल 360। तो दिस इज द होल इम्पॉर्टेंट अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। होप यू लाइक द सेशन एंड एंजॉयड द सेशन। अब बात ये है भाई कि इसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा जिससे आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाए। So thank you and all the best. Keep preparing, keep shining.